हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों हमने जो है ग्रंथियों वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हम ग्रंथियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों की बातें कर रहे थे। तो पहली जो इसकी क्लास हुई थी, इस क्लास में हमने इसका बेसिक जाना था और हमने जाना था कि ग्रंथियां क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है। इतना जानने के बाद अब हमको हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करना है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम एक एक दिन में, एक एक क्लास में एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन एक क्लास में कंप्लीट पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष सारी ग्रंथियों की जो स्थिति है वो मैं इसे पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं, तो अब हम स्थिति की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्रंथियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पीयूष ग्रंथि की, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे जो मस्तिष्क वाला हिस्सा होता है इसके अंदर होती है। और इस ग्रंथि के ऊपर जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि पीयूष ग्रंथि किस आकार की होती है। तो आपको याद रखना है जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मटर के दाने के आकार की होती है। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, मटर के दाने के आकार की। और कैसी दिखती है पीयूष ग्रंथि, तो देखना पीयूष ग्रंथि का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो आपको नजर आ रही है ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ये कहाँ पर विराजमान होती है पीयूष ग्रंथि। देखना दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है ये एक हड्डी से बनी हुई कैविटी, एक गुहा के अंदर होती है। और उस गुहा का क्या नाम होता है या उस हड्डी का क्या नाम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम होता है स्फिनोइड हड्डी। तो ये कहाँ पर स्थित होती है, तो इसकी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थिति क्या होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारी शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो हड्डी होती है स्फिनोइड हड्डी, स्फिनोइड हड्डी, इस हड्डी के अंदर एक खड्डे का, एक गुहा का निर्माण होता है, कैविटी का निर्माण होता है। इस तरीके से ऐसे कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर ये ग्रंथि स्थित होती है। उस कैविटी का क्या नाम होता है, तो आपको याद रखना है उसको सेला टर्सिका कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, स्फिनोइड हड्डी के अंदर एक गर्तिका या गर्त होता है जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है। उस सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि या मटर के दाने के आकार की ग्रंथि स्थित होती है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, तो पीयूष ग्रंथि का काम यह है कि आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो काम कब करेगी, जब उनको पीयूष ग्रंथि ऑर्डर देगी। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बार आया हुआ सवाल है। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड जो है ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पीयूष ग्रंथि खुद किसके अंडर में काम करती है, तो यहाँ पर जो इसका हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस वाला, इसके अंडर में पीयूष ग्रंथि काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करती है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो है इससे बनने वाले बेसिक क्वेश्चन तो ये रहे। अब हम पीयूष ग्रंथि की संरचना को देखते हैं। तो दोस्तों ये रही पीयूष ग्रंथि की संरचना। पीयूष, ये ऊपर का हिस्सा हाइपोथैलेमस और नीचे जो आपको ये डंडी सी नजर आ रही है, इस वाले हिस्से का नाम होता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, इस हिस्से का नाम होता है इनफंडीबुलम, जिसको हिंदी में व्रंत कहा जाता है। व्रंत, हिंदी में व्रंत या इंग्लिश में इनफंडीबुलम कहा जाता है। दोस्तों आपको नजर आ रहा है पीयूष ग्रंथि के दो हिस्से हैं, एक आगे का हिस्सा जिसको एंटीरियर लोब या फिर इसको हिंदी में अग्र पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, और एक इसका पीछे का हिस्सा होता है जिसको अपन पोस्टीरियर लोब या फिर हिंदी में अपन इसको पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों हिंदी में अग्र पीयूष ग्रंथि या पश्च पीयूष ग्रंथि अपन कह देते हैं, लेकिन इन हिस्सों के बायोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है, इस अग्र पीयूष ग्रंथि को अपन एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। और जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज किया जाता है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आने वाला बेसिक क्वेश्चन है कि ये भी हो सकता है कि एडिनोहाइपोफाइसिस संबंधित है या एडिनोहाइपोफाइसिस है तो आंसर जाएगा अग्र पीयूष ग्रंथि, और न्यूरोहाइपोफाइसिस है तो है पश्च पीयूष ग्रंथि। अब आपको जैसा कि डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि ये वाला जो अग्र पीयूष ग्रंथि का हिस्सा है ये थोड़ा सा ज्यादा है और पश्च पीयूष ग्रंथि का हिस्सा कम है। यानी बड़ा हिस्सा कौन सा होता है तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ये बड़ा हिस्सा होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का 70 से लेकर के 75% हिस्सा बनाता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का 25 से लेकर के 30% हिस्सा ये बनाता है। तो मेनली पीयूष ग्रंथि के अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस होता है और ज्यादातर हिस्सा इससे बना होता है। और पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है ये 25 से 30% हिस्सा बनाता है। अब न्यूरो नाम जो आ रहा है ना, वो न्यूरो शब्द का मतलब होता है न्यूरॉन्स।
तो पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर जो कुछ होगा वो न्यूरॉन से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पश्च पीयूष ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे और अग्र पीयूष ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे, और अपन आज उन हार्मोन्स को पढ़ लेंगे तो अपना पीयूष ग्रंथि वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो वैसे तो यहाँ से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, कुछ जो होते हैं वो कार्य को बढ़ावा देते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो मेनली मोटे तौर पर देखना कि यहाँ से हार्मोन निकलता है GH हार्मोन, जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ से एक हार्मोन निकलता है ACTH हार्मोन। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन में एक होता है PRL यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स में होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स है इसके अंदर और जैसे गोनेडोट्रोपिन 2 टाइप के होते हैं, FSH और LH। इस तरह से यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे। और पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलेंगे? तो पश्च पीयूष ग्रंथि से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्च पीयूष ग्रंथि से केवल और केवल 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरे हार्मोन का नाम होता है पिटोसिन। दूसरे हार्मोन का नाम होता है वेसोप्रेसिन। पिटोसिन ऑक्सीटोसिन का ही दूसरा नाम है, और दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम है वेसोप्रेसिन। इस वेसोप्रेसिन को दुनिया ADH के नाम से भी जानती है, तो ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो देखना दोस्तों, ज्यादातर आप पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड हार्मोन पढ़ते हो तो अग्र पीयूष ग्रंथि के या एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन होते हैं। तो इनका आप नाम याद ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको बस ये याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ये दोनों के नाम आपको खास तौर पर याद रखने हैं, क्योंकि इन दोनों को चुन लिया तो बच्चे जो भी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होंगे वो अग्र पीयूष ग्रंथि के होंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन अगर आता है तो पश्च पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, और अगर ADH या वेसोप्रेसिन आता है तो ये पश्च पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। और अब जो निकलने वाले सारे हार्मोन से अपन 1 बाय 1 सारे हार्मोन्स पढ़ लेते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन देखेंगे। तो अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहले देखना दोस्तों, GH हार्मोन, या फिर इसको STH हार्मोन, या फिर इसको सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे GH हार्मोन, तो GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये आपकी बॉडी की ग्रोथ कराता है, तो इसको ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर शॉर्ट में इसको GH हार्मोन कहते हैं। तो देखना दोस्तों, जब हम धीरे धीरे बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर किसी के अंदर ये हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। इसको STH बोलते हैं या सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। STH की फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ओके, हार्मोन, इसका STH का पूरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। मैंने लिख दिया सोमेटोट्रोपिन, खाली सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, सोमेटा शब्द जो होता है ये काया या बॉडी के लिए यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो सोमेटोट्रोपिन यानी कि बॉडी को ग्रोथ देने वाला जो हार्मोन है, एक्चुअल में इसका ये मतलब भी निकलता है। तो आप सोचो कि इसका काम क्या होता होगा, तो कोई पूछ ले भैया जी आपका ग्रोथ हार्मोन क्या काम कराता है, तो ये आपकी बॉडी की ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? बॉडी की ग्रोथ, यानी कि हिंदी में अपन बोलेंगे कि शरीर का विकास कराता है। हम बोलेंगे कि हमारे मांसपेशियों की ग्रोथ कराता है, मांसपेशियों का विकास कराता है, मांसपेशियों का विकास या उसकी ग्रोथ कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन का ये काम हो गया। इस तरह से आप देखना, ये आपकी हड्डियों की ग्रोथ कराता है, हड्डियों का विकास कराता है। हिंदी में कहेंगे हड्डियों का विकास, इंग्लिश में हड्डी बोन्स की जो है वो ग्रोथ कराता है। ये एनाबोलिक फैक्टर होता है, एनाबोलिक फैक्टर का क्या मतलब होता है समझना। जैसे फैक्टर होता है केटाबोलिक, एनाबोलिक। तो केटाबोलिक का मतलब तोड़ने वाला और एनाबोलिक का मतलब तोड़ के जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है? अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना देगा। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से अच्छे मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो एक तरह से एनाबोलिक फैक्टर होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा और फैट होगा यानी कि वसा होगी, तो हमारी बॉडी जनरली पहले ग्लूकोज को उपयोग में लेती है। लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? ये ग्लूकोज की बजाय फैट के डाइजेशन को या उसके ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है। इसीलिए ये ग्लूकोज के लेवल को तो बनाए रख रहा है और जो फैट है उसको घटा रहा है। इसीलिए इसको ग्लाइसेमिक फैक्टर भी इसको कहा जाता है। थोड़े हाई लेवल की बात होगी तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, बाकी हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो होता है ना ग्रोथ हार्मोन, एक हार्मोन आप पढ़ोगे थायराइड हार्मोन और एक हार्मोन पढ़ोगे इंसुलिन हार्मोन। तो 3 हार्मोन के नाम याद रखना है आपको। GH हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, प्लस एक होता है इंसुलिन हार्मोन, प्लस एक हार्मोन का नाम आपको याद रखना है
थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये 3 हार्मोन जो मिलेंगे ना, तो इन 3 हार्मोन की मिलने से ही पूरी बॉडी की सही तरीके से ग्रोथ होती है। मान लो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि बॉडी की ग्रोथ जीएच हार्मोन से हो रही है, कल को जीएच हो लेकिन ये दोनों में से कोई एक हार्मोन कम हो तो भी बॉडी का सही तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। यानी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपके पास तीनों टाइप के हार्मोन होने चाहिए। तो भैया जी अगर आप खुद सोचो कि किसी के अंदर जीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी रह जाए तो क्या होगा और इसमें अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाए। तो देखो अगर अपन पहले बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन को हिंदी में कहेंगे अल्पस्राव। अल्पस्राव, अल्प का मतलब कम, स्राव का मतलब सिक्रेशन, मतलब किसी के अंदर जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का अल्पस्राव हो तो क्या होगा, तो बीमारियां होगी, जाहिर सी बात है। अब देखना अल्पस्राव हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का तो इसकी 2 कंडीशंस होती है। या हो सकता है कि किसी का जन्म हुआ बच्चा है, बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो, या फिर हो सकता है कि कोई बड़ा है तो बड़े के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो। तो देखना बच्चों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन होता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, ड्वार्फिज्म, या इसको हिंदी में बोनापन कहते हैं, बोनापन। तो देखो किसी बच्चे में अगर वो 12-13 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा है, किशोर नहीं हुआ अभी तक, छोटा बच्चा है, और उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हुआ तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो वो कैसा रह जाएगा, बोना, यानी कि ड्वार्फ रह जाएगा। तो इस बीमारी को ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना जब भी ड्वार्फिज्म से रिलेटेड या बोनेपन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या है, ग्रोथ हार्मोन का बचपन में कम सिक्रेशन या कम स्राव हुआ उस वजह से हुआ। तो आपने बहुत बार देखो कि सर्कस के अंदर छोटे छोटे बोने होते हैं, छोटे छोटे बोने जो सर्कस दिखाते हैं, तो सर्कस में जो बोने लोग सर्कस दिखाते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हुआ होता है। और इनको कहते हैं क्या है, इनको अपन सर्कस मिडगेट कहते हैं, है ना, मिडगेट्स, मिडगेट्स है ना, सर्कस के मिडगेट, यानी सर्कस के हिंदी में कहेंगे सर्कस के बोने। तो जो सर्कस मिडगेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो ड्वार्फिज्म के शिकार बच्चे होते हैं जिनको सर्कस में बाद में बचपन में सिक्रेशन नहीं हुआ, वो बड़े हो गए तो भी उनकी ग्रोथ नहीं हुई तो बोने बोने रह जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, तो वो ड्वार्फिज्म के शिकार है। ओके, इस तरह से एक और बीमारी है हाइपोसिक्रेशन का मतलब हाइपोसिक्रेशन मतलब कम स्राव हुआ कब, वयस्क अवस्था में। तो वयस्क अवस्था में अगर कम सिक्रेशन हो तो उसको पिट्यूटरी मिक्सोडिमा कहते हैं, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। तो ये भी एक बीमारी है। पिट्यूटरी मिक्सोडिमा क्या होता है, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा ये होता है कि मान लो किसी के अंदर बचपन में तो अच्छा खासा स्राव हुआ किसका, ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन जब वो जवानी के बाद उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तब क्या होगा, तो कोई जवान हो जाता है, मान लो 18-20 साल की उम्र को पार कर गया और बाद में जाकर के उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का स्राव कम हो गया, इस हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो फिर उसके अंदर क्या जो बीमारी होगी उसको अपन क्या कहेंगे, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। और इसमें क्या होगा, जैसे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, तो बाल झड़ेंगे बहुत ज्यादा, और ये ऐसा क्यों होता है, टेंशन वजह से हो सकता है, ज्यादा देखा जाता है तो बाल ज्यादा झड़ने लग जाएंगे। और उसके अंदर जो है ना मसल्स जो होंगे ना, मसल्स का डिजनरेशन हो जाएगा, यानी उसकी मांसपेशियां कमजोर होने लग जाएगी, उसकी त्वचा जो होगी वो ढीली ढीली रहने लग जाएगी, और ये बिल्कुल दुबला पतला से दिखने लगेगा, हड्डियां इसकी ज्यादा दिखने लग जाएगी। तो ऐसा कुछ हो कि जवानी के अंदर बुढ़ापा नजर आ जाए, तो उसको एक शब्द में एक्सप्लेन करूं तो किसी में जवानी में अगर बुढ़ापा नजर आ रहा है तो उसको क्या हो चुका है, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा हो चुका है, यानी कि उसके अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन जो है अब नहीं सीक्रेट हो रहा है प्रॉपर्ली, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमने हाइपोसिक्रेशन या अल्पस्राव की वजह से क्या बीमारियां हो रही है इसको समझा। अब अपन देखते हैं कि ये भी तो होता है किसी में हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, तो किसी में हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, तो वो अपन समझते हैं ज्यादा होना, इसको कहेंगे हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन। तो देखो पहले हमने देखा हाइपोसिक्रेशन का मतलब कम स्राव होना, अब देख रहे हैं हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा स्राव होना। तो किसी के अंदर जीएच हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है तब क्या होता है, तो दोस्तों तब भी बीमारी होती है, और तब जो बीमारी होती है इस बीमारी को अपन जाइगेटिज्म कहेंगे, जाइगेटिज्म, हिंदी में इसको कहेंगे भीम कायता, भीम कायता। देखना क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो या हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकले, किसमें, बच्चों में। तो बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में क्या होता है कि ज्यादा ही सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस टाइम पे शरीर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये बच्चे आमतौर के जो बच्चे होते हैं इनके साथ वाले इनकी तुलना में ज्यादा विकसित नजर आते हैं, ज्यादा बड़े नजर आते हैं। तो इस बीमारी को भीम कायता कहते हैं ना, भीम समझते हो, भीम मतलब मोटा शरीर हो जाता है, मोटा मतलब मोटापा नहीं, मतलब पूरे विकसित हो जाते हैं, इसमें स्वेट वगैरह इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी पूरी बॉडी सामान्य इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगी, मतलब कोई बच्चा जितना लंबा है उसकी तुलना में ज्यादा लंबे दिखेंगे, ज्यादा हष्ट पुष्ट नजर आएंगे, बिल्कुल भीम जैसे नजर आएंगे ना, इसलिए इसको भीम कायता या जाइगेटिज्म कहते हैं, है ना। इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें शरीर की प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है, प्रोपोर्शनल ग्रोथ, प्रोपोर्शनल ग्रोथ का क्या मतलब है,
प्रोपोर्शनल ग्रोथ का मतलब है कि हाथ पैर और शरीर के दूसरे जो अंग है वो जिस अनुपात में बढ़ने चाहिए उसी अनुपात में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ ज़्यादा लंबे हो जाएंगे या हड्डियाँ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल ग्रोथ ही होती है, बस दूसरों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें प्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ऐसे आपने अपने आसपास कई कई लोग देखे जरूर होंगे जो नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा भीम जैसे नजर आते हैं ना, तो उनको क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का बचपन में ज़्यादा सिक्रेशन हुआ था, है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि बचपन की बजाय जवानी में ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाए, तो इस बीमारी को कहा जाता है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली का क्या मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रातिकायता, हिंदी में कहेंगे अग्रातिकायता। अग्रातिकायता ये क्या होता है, ये किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था में अगर ज्यादा सिक्रेशन हो जाए जीएच ग्रोथ हार्मोन का, तो जो बीमारी होती है इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जवानी के बाद ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, तो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलने की वजह से अब बाद में ग्रोथ होगी। तो आप देखो कि जब 18 साल की उम्र होती है तब तक आपका ग्रोथ हार्मोन होता है तो आपकी लंबाई बढ़ाता है, लेकिन आप 18 साल की उम्र को 20 साल की उम्र को पार कर चुके हो तो हमारी जो हड्डियां होती है, इन हड्डियों के अंदर यहाँ पर एपिफाइशियल प्लेट होती है, वो प्लेट बंद हो जाती है, जिसके बाद हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो 18, 20, 21 साल की उम्र के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो हार्मोन आपकी हड्डी की लंबाई तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन हड्डियों की मोटाई बढ़ा देगा, यानी हड्डियां जो होगी वो धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पर जो हड्डियां होती है इनको जाइगोमेटिक बोन या जाइगोमेटिक अस्थि कहा जाता है, और ये जो होती है इसको मैंडिबल हड्डी कहा जाता है। तो ये हड्डियां बड़ी होकर के बाहर निकल जाएगी, किसी के यहाँ से नाक जो है ये यहाँ की हड्डी बड़ी होकर के बाहर निकल जाएगी, ये जो चिन की हड्डी है ना, ये वाली मैंडिबल, ये वाली हड्डी ऐसे बाहर होकर आगे आ जाएगी, तो अजीब सा फेस दिखने लगेगा, गुरिल्ला लाइक फेस दिखेगा, गुरिल्ला होता है ना, गुरिल्ला के जैसा फेस दिखने लग जाएगा, और इसकी उंगलियां बड़ी बड़ी हो जाएगी और स्पाइडर लाइक फेलेंजेस यानी मकड़ी की जैसी उंगलियां आपको इसको देखने को मिलेंगी। ओके, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्रोमेगेली। लेकिन अब ध्यान रखना कि जाइगेटिज्म जो होता है इसमें प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है, लेकिन एक्रोमेगेली के अंदर इसमें डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है। डिसप्रोपोर्शनल का मतलब हाथ पैर समान जो है ना अनुपात में नहीं बढ़ते, मान लो यहाँ की हड्डी बढ़ गई, यहाँ की नहीं बढ़ी और कहीं की नहीं बढ़ी, इस तरह से हो सकता है। प्रोपोर्शनल नहीं होता, अनुपातिक वृद्धि नहीं होती है, अनअनुपातिक वृद्धि होती है। अच्छा, कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि एक्रोमेगेली के चलते उनकी रीढ़ की हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस वजह से कुबड़ जो होता है ना, काइफोसिस हो जाता है, उनको कुबड़ भी हो जाता है। तो कुबड़ भी क्या हो रहा है, एक्रोमेगेली का ही एक लक्षण, किसी कुबड़ हो जाता है ना एक्रोमेगेली में। तो ये हमने आज एक हार्मोन को पढ़ लिया है पूरा कंप्लीटली, और ये कौन सा हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिन। उम्मीद करता हूं आपको ये हार्मोन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन। देखना दोस्तों, गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। गोनेडोट्रोपिन में एक हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन में एक होता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। तो गोनेडोट्रोपिन में अपन देखते हैं, सबसे पहले एक तो होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। तो इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ क्या होती है। एलएच की जो फुल फॉर्म होती है, एलएच की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, खाली ल्यूटिनाइजिंग लिख रहा हूं, आगे हार्मोन आप लिख देना। और दूसरा जो होता है एफएसएच, इसका मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दूसरा हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो टाइप के एफएसएच और एलएच होते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो ये देखो मेल्स के अंदर भी निकलता है एफएसएच, इसको मेल है ना, नर के अंदर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये नर के अंदर भी निकलता है और ये वाला मादा के अंदर भी निकलता है। तो देखो एसएच जो होता है एफएसएच, ये एफएसएच नर के अंदर क्या करता है, तो नरों के अंदर ये एफएसएच क्या करता है कि जो सर्टोली सेल्स होती है इनको एक्टिव करता है। सर्टोली सेल्स कहाँ पर होती है, जो वृषण होते हैं नरों के अंदर, जो वृषण टेस्टिज होते हैं, उन टेस्टिज के अंदर शुक्राणुओं का उत्पादन प्रेरित करने के लिए सर्टोली सेल को प्रेरित करता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। उन सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है तो वो एक विशेष प्रकार का रसायन निकालते हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या निकालते हैं, विशेष रसायन निकालते हैं। उस रसायन के चलते स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि शुक्राणुओं का उत्पादन होना, शुक्राणु जनन होना ना, इसको शुक्राणु जनन कहेंगे, शुक्र जनन होना है ना। तो क्या होता है कि नरों के अंदर जब लड़का जो होता है वो 11-12 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो एफएसएच होता है वो सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है और नर के अंदर शुक्राणु बनाने का काम शुरू हो जाता है, तो वो इसकी वजह से होता है। दूसरा मादा के अंदर भी निकलता है। मादा के अंदर क्या करता है, ये ग्राफियन जो फॉलिकल होता है, ग्राफियन पुटक, हिंदी में कहेंगे ग्राफियन पुटक, इंग्लिश में कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का विकास कराता है। इससे सबसे पहले प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल यानी प्राथमिक पुटक बनता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी और फिर जो है ना ग्राफियन फॉलिकल बन जाएंगे। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं तो टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल फटता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जब फटेगा तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम बाहर निकलेगी, एक कोशिका बाहर निकलती है, ओवम जिसको अंडा अपन कहते हैं, ओवम बाहर निकलेगी।
और जब ये ओवम बाहर निकल जाती है और इसके बाद ये ओवम बाहर निकलती है तो कोई शुक्राणु इससे मिलता नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर की दीवार टूट के खून के साथ बाहर निकल जाती है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उस दौरान क्या होता है, ओवम बनता है। जैसे नरों के अंदर शुक्राणु बनते हैं वैसे मादाओं में अंडाणु बनता है, तो उस अंडाणु के निर्माण को ये प्रेरित करता है। ओके, और इसी के साथ क्या करता है कि ये एस्ट्रोजन को भी, एस्ट्रोजन निर्माण को क्या बोलते हैं, उद्दीपित करता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें लेयर्स होती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ये मेडिकल टर्म से थोड़ी सी, तो थीका इंटरना लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। ओके, तो ये ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव में इतना नहीं आएगा। आप बस इतना देखो, एफएसएच नर में भी होता है, मादा में भी होता है। नर में शुक्राणु जन्म कराता है और मादा में ग्राफियन पुटक से, ग्राफियन पुटक जो होता है उसकी वजह से क्या कराता है, ग्राफियन पुटक का विकास और निर्माण करता है, निर्माण। इसके अलावा ये कार्पस ल्यूटियम को भी बनाए रखने का काम, सॉरी एलएच करता है, कार्पस ल्यूटियम का, ये ग्राफियन फॉलिकल का विकास कराता है। अब एलएच की बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये भी मादा के अंदर भी होता है और ये नर के अंदर भी होता है। तो मादा के अंदर क्या करता है, जैसे मादा के अंदर जो होता है ना, एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है जिसको आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहा जाता है। तो मादाओं में जो एमसी चलती है वो 28 दिनों की चलती है। 28 दिनों में से जो पहला दिन है वहां से लेकर के 14 दिन, इस दौरान क्या होता है, उनके अंदर अंडे का विकास होता है, उनके अंडाशय में अंडा बनता है। तो 14वें दिन वो अंडा उस अंडाशय को फाड़ करके बाहर निकलता है, रप्चर करके। तो अंडाशय से जब अंडा बाहर निकलता है 14वें दिन, वो क्यों निकलता है, इस एलएच हार्मोन की वजह से होता है। तो अंडे का बाहर निकलना, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एलएच हार्मोन होता है वो मादाओं में क्या कराता है, मादाओं में अंडोत्सर्ग कराता है। नर के अंदर क्या कराता है, नर के अंदर जो एलएच हार्मोन होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिनको लेडिंग कोशिका कहा जाता है, लेडिंग कोशिका। तो ये लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, किसको, एंड्रोजन। तो ये बहुत अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे नरों के अंदर जो होते हैं एंड्रोजन हार्मोन होते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, लेकिन समझ जाओ जिस दिन मैं जनरल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये ग्राफियन फॉलिकल वगैरह जो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा मैं। लेकिन हाल फिलहाल समझो कि नरों के अंदर एंड्रोजन हार्मोन होते हैं और मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो नर के जितने भी लक्षण आपको नजर आते हैं, दाढ़ी मूछें, आवाज बारी वगैरह सब कुछ, वो एंड्रोजन की वजह से होता है, और मादाओं के अंदर जो कुछ होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो नरों का एंड्रोजन क्यों निकलता है या कहाँ से निकलता है, तो वो लेडिंग कोशिकाओं से निकलता है। अब लेडिंग कोशिकाओं से क्यों निकलता है, तो वो एलएच हार्मोन उद्दीपित करता है। अब आपने कभी सोचा है कि नर है ना, जैसे या नर है या मादा है जो भी, तो इनके अंदर जो लक्षण नजर आते हैं वो 11, 12, 13 साल की उम्र के बाद ही क्यों नजर आते हैं, पहले क्यों नहीं नजर आते। तो ये सारा हार्मोनल कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंट्रोल कर रही है। जब तक एलएच और एफएसएच नहीं आएगा तो शुक्राणु का, अंडाणु का विकास नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी ये फीमेल्स के अंदर, ऐसा सब कुछ होता है। तो सब कुछ हार्मोन रेगुलेट करते हैं और ये वाले हार्मोन ये रेगुलेट करने वाले। तो सिंपल जो भी क्वेश्चन बनता है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यही से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा डीपली अपन इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट गोनेट्रोपिन हो गए आपके। गोनेट्रोपिन के बाद अपना नेक्स्ट है थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन क्या होता है, थायरोट्रोपिन को टीएसएच कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ग्रंथि होती है ट्रेकिया के दोनों साइड इस तरह से, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पे थायराइड होती है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, T3 एंड T4। तो T3 एंड T4 हार्मोन निकलता है। T3 और T4 हार्मोन कब निकालेगी ग्रंथि, जब इसको कौन कौन ऑर्डर मिलेगा। तो इस ग्रंथि को जो ऑर्डर लाने वाला जो हार्मोन है इसको अपन थायरोट्रोपिन या टीएसएच हार्मोन कहते हैं। ओके, तो ये थायराइड ग्रंथि को एक्टिव कराता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, ये हार्मोन एक और काम करता है, ये आयोडीन का अवशोषण कराता है। क्या करता है, आयोडीन का अवशोषण। देखो आपने कहीं न कहीं पर एक बीमारी का नाम सुना होगा, गेंगा या गलगन रोग, यहाँ पर गोइटर हो जाता है, ऐसे खुल जाता है, तो वो गेंगा रोग में बारे में सुना होगा। तो फिर आपने देखा होगा आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो वो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। अब वो रोग क्या है, तो इस रोग के बारे में मैं आपको डिटेल से जब थायराइड ग्रंथि पढ़ूंगा ना तब बताऊंगा। हाल फिलहाल देखो थायराइड ग्रंथि में कहीं आयोडीन का भी रोल आएगा। वो जो आयोडीन है उसका अवशोषण कराने के लिए थायरोट्रोपिन हार्मोन जिम्मेदार है, जो कहाँ से आ रहा है, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट हार्मोन देख लेते हैं अपन। अगला जो हार्मोन है एसीटीएच, यानी कि कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पूरा नाम होगा इसको एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या खाली इसको कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी अपन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखना दोस्तों, एसीटीएच क्या काम करता है। जैसे हमारी किडनी होती है ना, किडनी, तो ये जो आपको किडनी नजर आती है इस तरह से, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, ये ऐसे ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को अपन एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को अगर आप जूम करके देखोगे, ऐसे जूम करके, तो इस ग्रंथि के अंदर आपको दो हिस्से नजर आते हैं। एक अंदर का हिस्सा नजर आता है जिसको अपन मेडुला कहते हैं, एड्रेनल मेडुला। एक बाहर का हिस्सा नजर आता है जिसको अपन कोर्टेक्स कहते हैं। तो जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है ना, ये हार्मोन इस कोर्टेक्स वाले हिस्से पर काम करता है और इस हिस्से को एक्टिव करके यहाँ से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन निकालता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड दूसरों को भी एक्टिव करता है, बट मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन निकलाता है। अब ये क्या हार्मोन होते हैं, कहाँ पर काम आते हैं, तो ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब आपको किडनी पढ़ाऊंगा, सॉरी आपको एड्रेनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा, अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ाऊंगा। बट ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि किडनी के ऊपर जो ग्रंथि उसको ऑर्डर देने का काम करने वाला हार्मोन क्या नाम है, एसीटीएच, और ये कहां से निकला है, ये पीयूष ग्रंथि से निकला है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रोलैक्टिन, मेमोट्रोपिन या एलटीएच हार्मोन। देखो प्रोलैक्टिन, पीआरएल, या फिर मेमोट्रोपिन या फिर एलटीएच,
यानी कि ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी होता है। देखना ये क्या काम करता है, जब कोई महिला जो होती है वो महिला जो है गर्भ को धारण कर लेती है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण होता है। तो दूध के निर्माण को जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो पीआरएल हार्मोन होता है। और दुग्ध ग्रंथियों को या स्तन ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड, इसलिए इसको अपन मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। ट्रोपिन का मतलब वृद्धि कराने वाला, मेमो का मतलब मेमरी ग्लैंड। ओके, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ओके, इस हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोला आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अगला कौन सा हार्मोन बच रहा है। क्या हो गया, नेक्स्ट जो है अपना एमएसएच। एमएसएच को अपन मेलानोट्रोपिन कहेंगे या फिर इसको इंटरमीडियन कहेंगे। देखना दोस्तों, अभी मैंने जो है ना आपको बताया ना पीयूष ग्रंथि के 2 भाग बताया, तो इसमें एक भाग पार्स इंटरमीडिया और होता है, लेकिन वो अत्यधिक हास्यरस होता है, इसलिए इसको अपन अलग से नहीं पढ़ते हैं। तो वहां से निकलता है ये हार्मोन एमएसएच, इसलिए इसको इंटरमीडिएट नाम दिया गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एमएसएच ध्यान रखना है। एमएसएच जो होता है इसको मेलानोट्रोपिन जो कहा जाता है, ये क्या काम करता है, ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिनको मेलेनोसाइट कहा जाता है। मेलेनोसाइट कोशिकाओं के अंदर मेलेनिन के वितरण को प्रभावित करता है। मेलेनिन वर्णक, ये मेलेनिन वर्णक क्या होता है, हमारा जो रंग होता है, ये रंग जो होता है मेलेनिन वर्णक की वजह से होता है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, काला गोरा में क्या, सब में सेम सेल्स होती है, लेकिन क्या होता है उनके अंदर जो पिगमेंट होता है मेलेनिन, जिसमें ज्यादा होगा वो थोड़ा सा गहरा नजर आएगा और जिसमें कम होगा वो हल्का नजर आएगा, है ना। तो काले गोरे रंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो जस्ट मेलेनिन का वितरण है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। और काले गोरे में क्या रखा है ना, गोरे लोगों ने ना 200 साल पहले साथ दिया था ना अब साथ देते हो, तो धोखेबाजी होते हैं ना। हाँ देखो इधर मेलेनिन जो होता है, ये मेलेनिन त्वचा के अंदर अगर ज़्यादा होगा तो आपको त्वचा हल्की सी सांवली नजर आएगी ना, और ज़्यादा ही होगा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में मेलेनिन होता है तो वो जो होता है कैसे नजर आता है, बिल्कुल काला, जिसको अपन निग्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, निग्रो। और जिसके अंदर बिल्कुल ही मेलेनिन नहीं होता ना, तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बिना रंग के नजर आता है ना, जिसके अंदर आपको त्वचा के अंदर जो नसें वो तक दिखाई देती है, तो वो शुद्ध होता है, जिसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है पिगमेंट, उसको अपन एल्बिनो कहते हैं। तो ना तो एल्बिनो से कंडीशन बोल सकते हैं, निग्रो बोल सकते हैं। और इनके बीच में बहुत सारे रंग होते हैं, तो हमारे रंग इनके निग्रो और एल्बिनो के बीचों बीच के, जैसे आप देखते हो ना, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया, नाइजीरिया हो गया, है ना, इथोपिया हो गया, तो वहाँ के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल अपने को गहरे रंग के नजर आते हैं ना। तो गहरे रंग के जो नजर आते हैं ना वो निग्रो लोग हैं। ओके, और जिनके अंदर रंग बिल्कुल नहीं नजर आता, मतलब पिगमेंट ही नहीं है, वो एल्बिनो लोग है ना। और अपन ना तो निग्रो है ना एल्बिनो, अपन बीच की कैटेगरी है ना। ओके, तो ये क्या काम आता है, ये मेलेनोसाइट कोशिकाओं के अंदर इस तरह से कोशिकाएं होती है मेलेनोसाइट, इनके अंदर मेलेनिन वर्णक के वितरण को ये करता है। तो अब आप देखो जब हम धूप में होते हैं ना, धूप में, तो धूप के टाइम पे मेलेनिन सब तरफ फैल जाता है, इसलिए धूप में हमारा रंग हल्का सा काला नजर आता है। ओके, अगर छाव में रहते, बिल्कुल धूप में नहीं रहते, तो फिर क्या होता है कि ये जो वर्णक होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है ये यहाँ पर जो है रंग थोड़ा साफ नजर आता है ना, रंग साफ रहता है। ओके, अब अपन देखते हैं क्या हमारे अंदर ये एमएसएच बिल्कुल एक्टिव होता है, तो नहीं, हमारे अंदर इतना प्रभावी नहीं होता। ध्यान रखना, स्तनधारियों में इतना प्रभावी नहीं होता, इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे ज्यादा विकसित किसमें होता है एमएसएच हार्मोन, तो ये रेप्टाइल प्लस एम्फीबिया, रेप्टाइल और एम्फीबिया का मतलब उभयचर और रेप्टाइल का मतलब रेंग कर चलने वाला सरीसृप। तो रेप्टाइल प्लस एम्फीबिया के अंदर ये सबसे ज्यादा विकसित होता है। अब ध्यान रखना, रेप्टाइल एम्फीबिया कैसे, जैसे आपने देखो मेंढक, तो मेंढक जहां पर रहता है उसके त्वचा का रंग भी वैसे होता है। आपने गिरिटी के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना मेंढक वगैरह ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी अपना हल्का फुल्का रंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अपना रंग बदलना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाक्रोसिस, है ना, मेटाक्रोसिस। और मेटाक्रोसिस क्यों कर पाते हैं, एमएसएच हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन की वजह से अपने त्वचा के रंग को कम ज्यादा गहरा हल्का कर लेते हैं और त्वचा के रंग को बदल पाते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करते हैं जी। ओके, तो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेंग के चलने वाले या एम्फीबिया होते हैं, उनके अंदर एमएसएच जो होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है। ये हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में जानकारी हासिल की। हाँ जी, पीयूष ग्रंथि के इतने हार्मोन। अब ये हो गए अग्र पीयूष ग्रंथि के, बचते हैं अब अपने पास पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। तो पश्च पीयूष ग्रंथि में कौन कौन सा हार्मोन बच रहा है अपने पास, पश्च पीयूष ग्रंथि में आज अपने पास बचता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो फटाक से अपन इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों, इसको पिटोसिन भी कहा जाता है, पिटोसिन, इसका दूसरा नाम क्या है, पिटोसिन, या फिर इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लव हार्मोन। ओ माय गॉड, भावुक ना हो, जस्ट नाम इसका लव हार्मोन है ना। तो एक बात और क्लियर हो गई, आपके अंदर जो भी ये भावनात्मक चलता है ना, ये बस एक हार्मोन की वजह से है ना। मान लो इस हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, फिर कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ मोह माया है। तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो होता है, ये बेसिकली क्या काम आता है, तो ऑक्सीटोसिन ध्यान रखना, तो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये काम क्या करता है, ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय
गर्भाशय की जो पेशियां होती है उन पेशियों के ऊपर काम करता है, उनको संकुचित करता है। तो क्या होता है कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है गर्भ में माता के, और बच्चा 9 महीने का विकास डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, फिर जब प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है, गर्भाशय का जो प्लेसेंटा होता है वहां से निकलता है, और उसके बाद पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है, और दोनों के दोनों ऑक्सीटोसिन मिलकर के गर्भाशय की जो पेशियां उनको संकुचित करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाती है, यानी पार्चुरेशन, प्रसव आसानी से होता है। इसीलिए इसको पार्चुरेशन या पार्चुरेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन या लव हार्मोन या पार्चुरेशन हार्मोन। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, जब बच्चा जो होता है ना, बच्चा वो अपनी माता का दूध पीता है, तो दूध जो होता है ना स्तन ग्रंथियों के अंदर, कुपिकाओं के अंदर होता है। ऐसे स्तन ग्रंथि, उसके अंदर कुपिका होती है, और कुपिका के पीछे एक एपिथेलियम की लेयर होती है जिसको मायो एपिथेलियम कहलाता है। मायो एपिथेलियम के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है, संकुचन करा सकता है, जिस वजह से कुपिकाओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो उन कुपिकाओं में दूध भरा होता है वो दूध बाहर निकल जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा है कि जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज सुन के माताओं के स्तन से दूध निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायो एपिथेलियम को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो मिल्क बाहर निकला, इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसको मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। इसको मिल्क इजेकुलेटरी है ना, इजेकुलेशन मतलब बाहर निकला है ना, स्खलन है, मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन, तो इसको मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, बच्चे के रोने से माताओं के अंदर दूध का स्राव हो गया, मतलब इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इसको अपन मदर लव हार्मोन भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा फिर, मदर लव हार्मोन। ओके, तो इसको मदर लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मार्केट में क्या होता है, इसको पिटोसिन के नाम से भी इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं। तो गाय भैंस दूध देते हैं ना, नहीं देते हैं, तो गाय भैंस को दूध देने के लिए इसके इंजेक्शन लगा देते हैं, तो दूध देने लग जाते हैं। ओके, इसी तरह से जो मुर्गी के चूजे वगैरह, जो मुर्गी जो अंडे होते हैं उनकी प्राप्ति एक उद्योग की दृष्टि से किया जाता है, तो मुर्गियों को भी इसके इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा अंडे देती है, इस तरह से, है ना। ये ऑक्सीटोसिन हो गया। दूसरा एडीएच या वेसोप्रेसिन। तो एडीएच या वेसोप्रेसिन क्या काम आता है, इसको समझना। एडीएच, इसका पूरा नाम क्या होता है ये देख लेना आप। ये पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से निकला, इसका नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों? ये काम करता है कि जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है, तो जल की कमी के टाइम पे क्या करता है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो एक तरह से बीपी बढ़ा रहा है, जैसे बीपी बढ़ेगा तो जो किडनी के अंदर से खून फ्लो हो रहा है, उस खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, वो जीएफआर बढ़ जाएगी, और जीएफआर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि खून फिल्टर प्रेशर के साथ होगा, तेजी से फिल्टर होगा, और खून में से जो होगा फिर क्या होगा कि रक्त को, खून के अंदर जो रक्त छानने का ना, तो उसमें से मूत्र निकलेगा, उस मूत्र में से जल को अवशोषित कर लिया जाएगा, और जल को अवशोषित करके हमारे रक्त में रख लिया जाएगा, और मूत्र को सांद्रित कर दिया जाएगा। यानी जब शरीर में जल की कमी होगी उस टाइम पे एडीएच का सिक्रेशन होगा, और वो एडीएच हमारे नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल 2 हिस्से होते हैं, उन हिस्सों से जल को अवशोषित कर देगा मूत्र में से, और मूत्र को गाढ़ा कर देगा। यानी बेसिकली मूत्र को गाढ़ा करता है कब, जब जल की कमी होती है। लेकिन जब हमारे शरीर में जल की अधिकता है, ठंडा मौसम वगैरह है, तो उस टाइम पे जल की कमी नहीं है, तो उस टाइम पे इस हार्मोन का लेवल ज्यादा नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, मूत्र तनु हो जाएगा, पतला हो जाएगा मूत्र, यानी मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, बार बार टॉयलेट आएगा। लेकिन गर्मी के टाइम पर जब जल की कमी होगी तब मूत्र इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो सांद्रित मूत्र होता है। ओके, इसके अलावा वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम होता है, वेसो का मतलब वेसल, प्रेसिन का मतलब प्रेस करने वाला, तो ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। ओके, तो ये पीयूष ग्रंथि के सारे हार्मोन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे हार्मोन ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट चला था, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके पीछे जाकर देख सकते हो, और इन हार्मोन्स को आप पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से याद करना, कोई भारी चीज़ नहीं, आप 1-2 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, बायोलॉजिकल टर्म्स मैंने थोड़ा यूज किया तो आपको भारी लगते होंगे, तो आप पूरी बायोलॉजी स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे ना, तो आपको इतना भारी नहीं लगेगा। जितनी भी बायोलॉजी की मेरी क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाकर प्ले लिस्ट में, श्रीराम कोचिंग क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाओ, और प्ले लिस्ट में आप साइंस वाले में जाओ, और साइंस वाले फोल्डर में करके आप सारा का सारा सब कुछ मटेरियल देख सकते हो। हर एक चैप्टर लगभग बायोलॉजी का मैंने कवर कर लिया है। कुछ ही चैप्टर्स और बच रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे जननतंत्र वगैरह हो गया, तो बच रहे हैं, तो इनको भी मैं बहुत जल्दी कवर कर लूंगा, तो फिर पूरी बायोलॉजी आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, हाँ, इसके नोट्स वगैरह हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो क्लास अपने ऐप के ऊपर डाल दें। बाकी कुछ चैप्टर्स के हमने नोट्स ऐप पर डाल भी रखे, तो आप वहाँ पर जाकर ऐप से इनके नोट्स ले सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा आपको, किसी भी तरह से कोई समस्या हो रहा है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ओके, और इसके ऊपर क्वेश्चन कितने बनते हैं, आपको नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चन लेके आऊँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर दूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट ग्रंथि के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।